जी, गुड इवनिंग। ईशान, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल है आप लोगों का, कैसे हैं आप लोगों का? जो एडवांस का टेस्ट है उसका सिलेबस मैं आपको बता देता हूँ। तो एडवांस पैटर्न में आपकी जो प्रीवियस जितनी भी हैं आपकी, मोस्टली इलेक्ट्रोस्टैटिक, कैपेसिटर, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब पूरा। और ये अपना जो हमने पढ़ा है ना, मैग्नेटिक फील्ड, ये रहेगा जिसमें इसका रेशियो ये 60% है, ये 40% है। ये कंप्लीट ही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो इलेक्ट्रो कैपेसिटर करंट इलेक्ट्रिसिटी आपका टच बना रहे। तो जैसे आरसी सर्किट हुआ, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हुआ, है ना। और इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपको पता ही है, कैपेसिटर में भी पता ही है, आरसी डाइलेक्ट्रिक के कॉन्सेप्ट और जो भी, ठीक है, वो सारी चीजें जो आप पढ़ चुके हो। और मैग्नेटिक फील्ड ये वाला चैप्टर पूरा, और ये एम्पियर सर्किटल लॉ बचा हुआ है बस, तो वो आपका 2 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पूरा है, ये है अपना टेस्ट सिलेबस एडवांस पैटर्न के लिए। तो अकॉर्डिंगली अपना रिवीजन कर लीजिए। क्लियर है सभी को? सिलेबस आपको ऐप पर भी मिल जाएगा। सिलेबस आपको ऐप पर भी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए। तो हम लोग फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स के बीच में कई सारे क्वेश्चंस कर रहे थे। उसी में एक क्वेश्चंस लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके पास एक वायर है, वर्टिकली रखा हुआ है दूसरे वायर के ऊपर। ये वायर अपना ए बी है, ये वायर अपना सी डी है, और इसमें मान लो करंट फ्लो हो रहा है इस डायरेक्शन में, आई। और इसमें फ्लो हो रहा है I1 I2, ले लेते हैं। या सेम भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सेम भी ले सकते हैं, सेम भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट चला गया भाई। कमेंट आप लोगों का चला गया था, अभी आ रहा है शायद। तो चलिए, ये हमारे पास ये फिक्स वायर है, ये आप फिक्स करके रखे हुए हो, और ये वर्टिकली मूव कर सकता है ना। वायर सी डी,
wire CD is parallel to AB and is in equilibrium at a vertical separation D। तो D डिस्टेंस के सेपरेशन पे ये अभी है और ये इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, ये टेबल पे रखा है, ये उसके ऊपर रखा है ना, एक वायर है उसके ऊपर दूसरा वायर रखा है, ये टेबल पे रखा है, ये ऐसे ही इक्विलिब्रियम में है, गिर नहीं रहा है। ठीक है, ये D है एट ए वर्टिकल सेपरेशन D। लैम्डा जो है लीनियर मास डेंसिटी है, लैम्डा जो है क्या है, लीनियर मास डेंसिटी, समझते हैं सब लोग, लीनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ, है ना। तो लैम्डा आपको इनफाइनाइट वायर है ना, बोथ वायर्स आर इनफाइनाइट, है ना, बोथ द वायर्स आर इनफाइनाइट। बोथ द वायर्स आर इनफाइनाइट। ठीक है, दोनों वायर्स अपने इनफाइनाइट है। तो जब दोनों वायर्स अपने इनफाइनाइट हैं तो इसीलिए आपको पूरा मास ना देके क्या दिया है, मास पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है। अब आपसे बोला जा रहा है कि इफ, क्वेश्चन आगे ये कहता है, इफ वायर CD इज स्लाइटली इज डिस्प्लेस slightly, prove that it will perform SHM. It will perform SHM and find the time period. अगर ये SHM करेगा तो इसका हमें टाइम पीरियड भी निकालना है। ठीक है, इसका हमें टाइम पीरियड भी निकालना है। ठीक है, चलिए तो आप देखिए, पहले तो ये देखिए कि ये इक्विलिब्रियम में क्यों है यहां पे। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिए, जो भी हम काम करेंगे ये पर यूनिट लेंथ पे करेंगे, क्योंकि इनफाइनाइट वायर है। तो जो अगर यार वायर का एक टुकड़ा अगर इक्विलिब्रियम में है तो वायर पूरा इक्विलिब्रियम में, ऐसा तो नहीं होगा ना कि वायर इक्विलिब्रियम में उसका एक टुकड़ा नीचे आ रहा है, ऐसा तो नहीं होगा। तो वायर अगर इक्विलिब्रियम में तो उसका पर यूनिट लेंथ पे भी जो मैं लूंगा वो भी इक्विलिब्रियम में। तो इनफाइनाइट वाले केस में ध्यान रखना कि आपको लैम्डा दिया जाएगा, तो आप लैम्डा जो है पर यूनिट लेंथ पे ही हम काम करेंगे। तो मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई पर यूनिट लेंथ पे अगर आप कोई भी टुकड़ा ले रहे हो इसका, ठीक है, तो आप देखो जरा कि इसके वजह से, इस पे सभी बच्चों को पता है कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में है, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में है, अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में है, आप बोलोगे सर सेम क्यों लियो, आप सेम ना लो, अलग अलग भी ले लो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा रिजल्ट पे। ठीक है, तो अगर आप जो है अपोजिट डायरेक्शन में है तो लास्ट टर्न पे ही हम लोग ने देखा था कि फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, ये इस पे फोर्स लगाएगा अपोजिट डायरेक्शन में। कैसे, ये भी आपको बता चुका हूं। ये थंब I1 की डायरेक्शन में करो और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इसके वजह से जो होगी वो आउटवर्ड होगी, और आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में ये अपना आउटवर्ड होगा, है ना, आउटवर्ड होगा B ड्यू टू I1 होगा। ये अपना जो होगा वो क्या होगा, B ड्यू टू I1। इस B ड्यू टू I1 में I2 पड़ा हुआ है, तो L क्रॉस B, ये L लेंथ है, ये B है, ये इधर है। अब तक तो आप लोगों को रट गया होगा कि अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो रिपल्शन होगा, तो डायरेक्ट भी बोल सकते थे। तो हो क्या रहा है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, पर यूनिट लेंथ हम लिख रहे हैं, क्योंकि FB भी हम पर यूनिट लेंथ ही लिखते हैं। तो ये FB इधर लग रहा है, और जो भी इसका mg होगा, mg जो होगा वो नीचे लगेगा। वेट को कौन बैलेंस करेगा, W। जो वेट होगा, इस वायर का वेट होगा, उसको कौन बैलेंस करेगा, यही मैग्नेटिक फोर्स ऊपर लगेगा और वेट अपना नीचे लगेगा।
क्लियर है? अब ये जो भी हम वेट लिखेंगे पर यूनिट लेंथ लिखेंगे, पर यूनिट लेंथ लिखेंगे, उसी से काम करेंगे। क्यों? क्योंकि ये भी हमारा क्या होता है, सबको पता है, पर यूनिट लेंथ। तो हम पर यूनिट लेंथ करते जाएंगे। तो इक्विलिब्रियम है, मतलब ये इसका मीन पोजीशन है। थोड़ा बहुत बताया था आप लोगों को एसएचएम के बारे में, इलेक्ट्रो में भी क्वेश्चन कराया है। तो ये एक तरीके से इसका मीन पोजीशन बोला जाएगा। ठीक है, ये इसका मीन पोजीशन बोला जाएगा। तो एट मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन को ही मीन पोजीशन कहते हैं। तो एट मीन पोजीशन ये दोनों फोर्स बैलेंस हैं और ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। क्या क्या होगा? एफ बी इज इक्वल टू एम डब्ल्यू। तो मैं लैम्डा जी लिख रहा हूं। लैम्डा सभी बच्चे समझ रहे हैं, मास पर यूनिट लेंथ है। तो फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये भी अपना पर यूनिट लेंथ है। तो पर यूनिट लेंथ पे जो फोर्स लगेगा, समझो L 1 मीटर है, ऐसे सोचो। तो जो आपका एफ बी लगेगा पर यूनिट लेंथ, वही होगा अपना वेट पर यूनिट लेंथ। ठीक है, एफ बी क्या लिख सकते हैं? फॉर्मूला कल आपने देखा था, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी इज इक्वल टू लैम्डा जी। दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू इनफाइनाइट पैरेलल वायर्स। ठीक है, तो ये अपना पहला इक्वेशन हो गया। अब एसएचएम कराना है तो मीन पोजीशन से क्या करते हो? थोड़ा सा इसको डिस्टर्ब करते हो। तो मीन पोजीशन से अगर आप इसको हल्का सा डिस्प्लेस कर रहे हो, ऊपर या नीचे, कहीं भी कर सकते हो आप, कहीं भी कर सकते हो। तो जैसे आपने इसको मान लीजिए ऊपर डिस्प्लेस कर दिया, आपने इसको हल्का सा ऊपर डिस्प्लेस कर दिया यहां पे, और यहां से जो आपने बोला कि जो आपने इसको डिस्प्लेस किया, इस डिस्टेंस को मैं बोल रहा हूं कि y और एक्स्ट्रा डिस्प्लेस कर दिया ऊपर। y आपने इसको डिस्प्लेस कर दिया। तो अब सभी बच्चे बताएंगे कि अब क्या हो रहा होगा? भाई करंट तो वही होगा, ये करंट इसमें ऐसे ही I2 जा रहा होगा। तो जरा आप लोग सोचकर बताइए कि क्या चेंज हो गया, क्या कौन सा फोर्स चेंज हो गया? जल्दी बताइए, ऐसा क्या आपने किया जिससे कौन सा फोर्स चेंज हुआ? और व्हाट इज आवर रीस्टोरिंग फोर्स? तो हमारा रीस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगा? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, एफ बी कम हो जाएगा। बहुत सही, क्योंकि हमारा ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे डिपेंड करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो अब यहां पे जो एफ बी डैश लगेगा, अब फोर्स जो है मैग्नेटिक फोर्स चेंज हो जाएगा, इधर आएगा अपने पास एफ बी डैश, ये हो जाएगा एफ बी डैश, और इधर अपने पास वेट तो पर यूनिट लेंथ वही रहेगा। तो व्हाट इज आवर रीस्टोरिंग नाउ? एफ बी डैश अब कम हो जाएगा क्योंकि इसका डिस्टेंस ज्यादा हो गया है ना। तो डिस्टेंस ज्यादा हो गया तो एफ बी डैश अपना अब क्या हो जाएगा? एफ बी डैश कम हो जाएगा। तो मैं डायरेक्ट अब लिख रहा हूं व्हाट इज रीस्टोरिंग। रीस्टोरिंग सभी बच्चों को पता है कि मीन पोजीशन की तरफ। ठीक है, तो व्हाट इज आवर रीस्टोरिंग फोर्स? एफ रीस्टोरिंग हमेशा माइनस के साथ लिखते हो क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है। क्या लिखोगे? इट विल बी लैम्डा जी पर यूनिट लेंथ वेट लगेगा। मैं यहां पे इसको लैम्डा जी ही लिख रहा हूं, इसको हटा ही दे रहा हूं, लैम्डा जी लिख रहा हूं, पर यूनिट लेंथ, वेट पर यूनिट लेंथ, क्योंकि सब हम यूनिट लेंथ के लिए कर रहे हैं। यहां भी लैम्डा जी, ये तो वही रहेगा। तो अब रीस्टोरिंग को, इसको नीचे कौन लाएगा? एफ बी डैश कम हो गया, अभी ये दोनों बराबर थे, एफ बी और लैम्डा जी। जब आप ऊपर ले गए तो एफ बी डैश कम हो गया, तो नीचे जो नेट फोर्स लगेगा लैम्डा जी माइनस एफ बी डैश। तो एफ रीस्टोरिंग जो आएगा वो आएगा माइनस लैम्डा जी माइनस एफ बी डैश। क्या लिखोगे? म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई। अब सेपरेशन देखो क्या हो गया है? डी प्लस वाई हो गया है, डी प्लस वाई हो गया। ये बात सभी बच्चों को क्लियर है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में भी कई बार ऐसा किया हुआ है कि जो भी आप एम्पलीट्यूड देते हो, हल्का सा जो भी मीन पोजीशन से डिस्प्लेस करते हो, वो बहुत कम होता है, उसका हम फायदा उठाने जा रहे हैं। तो यहां पे हम रीस्टोरिंग को और क्या लिखेंगे? अच्छा, इसका एक्सेलरेशन के लिए मास से डिवाइड करते हैं, तो मास भी हम पर यूनिट लेंथ लेंगे, मतलब लैम्डा से डिवाइड कर देंगे, मतलब माइनस
ए जो हो जाएगा वो एफ आर अपॉन लैम्डा हो जाएगा। एम के जगह पे हम लैम्डा लेके चल रहे हैं क्योंकि पर यूनिट लेंथ की बात हो रही है। तो यहां माइनस जी माइनस म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन 2 पाई लैम्डा, और इसको मैं ऊपर ले जा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, इसको यहां पे डी कॉमन ले लिया और ये अपने पास क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई बाई डी। ठीक है, तो एक्सेलरेशन अपने पास आएगा माइनस जी माइनस म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन 2 पाई लैम्डा डी, इसको ऊपर ले गया 1 प्लस वाई बाई डी की पावर -1, ये लिख सकता हूं। और सिंस y इज वेरी, आप सभी को पता है कि y d से बहुत छोटा होना चाहिए। अगर SHM प्रूफ करना है तो y जो है d से बहुत छोटा होगा। हमेशा एम्पलीट्यूड बहुत छोटा होता है फॉर सिंपल हार्मोनिक। इसका आप बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं यहां पर। तो माइनस जी माइनस म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन 2 पाई लैम्डा डी, और ये हो जाएगा 1 माइनस वाई बाई डी। मैं एक एक स्टेप लिख दे रहा हूं, 1 माइनस वाई बाई डी। ये क्लियर है सभी बच्चों को? अब आप यहां ओपन करेंगे तो फाइनली आपको क्या मिलने जा रहा है, a इक्वल टू माइनस जी माइनस, इसे ओपन कर दीजिए, म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन 2 पाई लैम्डा डी, और फिर ये माइनस माइनस प्लस म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन 2 पाई लैम्डा डी स्क्वायर वाई। अब आप इसको जरा सोचो, इसे देखो, इस फर्स्ट इक्वेशन से क्या बोल सकते हो, इक्विलिब्रियम वाले से इसको आप म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन 2 पाई लैम्डा जी को जी लिख सकते हो। तो ये जी माइनस जी 0 हो जाएगा। बताओ, यहां से आप इसे 0 बोल सकते हो, इतने को, है ना, इतने को आप 0 बोल सकते हो ना। यहां जी को नीचे लाओ तो जी माइनस इक्विलिब्रियम वाले से ये जी, और ये भी जी की तरीके से ही है, यहां से दिख रहा है, तो जी माइनस जी 0 हो जाएगा। तो रिस्टोरिंग फोर्स के नाम पे हमारे पास क्या आया, एक्सेलरेशन a इक्वल टू माइनस म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन 2 पाई लैम्डा डी स्क्वायर वाई, लैम्डा डी स्क्वायर वाई। यहां तक आ गए हम लोग। ठीक है, अब इसी को आपको कंपेयर कर देना होता है। एसएचएम की इक्वेशन सभी को पता है, a इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स या y, जो भी आप बोलते हो, वेर x इज द डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। तो ये y है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ऐसा आप कब प्रूफ कर पा रहे हो, जब y अपना सेपरेशन बिटवीन द टू वायर्स से बहुत छोटा है, नहीं तो सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा। अब थोड़ा सा इसको और हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन से देखो, म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन 2 पाई डी इक्वल टू लैम्डा जी था। तो फ्रॉम फर्स्ट तो यहां से एक काम करो, डी की वैल्यू निकाल लो। एक डी को मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन 2 पाई म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन 2 पाई लैम्डा। ठीक है, और लैम्डा डी, इसको मैं जी लिख सकता हूं। तो यहां पे अगर मैं इसको लिखता हूं तो a इक्वल टू माइनस म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन 2 पाई लैम्डा डी। एक डी को यहां रख दिया और दूसरे डी को इसके साथ रख दिया। इसको मैंने पूरे को g लिख दिया, ये दिख रहा है फर्स्ट इक्वेशन से जो हम लोगों ने निकाला है।
तो माइनस जी बाई डी इंटू वाई, तो थोड़ा और सिंपल हो गया। अब आप इसको कंपेयर कर सकते हो, इसको कंपेयर कर सकते हो ए इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई से, तो आपको ओमेगा मिल जाएगा, बहुत सिंपल। ओमेगा मिलेगा अंडर रूट जी बाई डी। तो व्हाट इज योर टाइम पीरियड? इट इज 2 पाई अंडर रूट डी बाई जी, जस्ट लाइक सिंपल पेंडुलम, जस्ट लाइक सिंपल पेंडुलम 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। याद करो, सिंपल पेंडुलम का इतना तो याद ही होगा तुम लोगों को, 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। उसी तरीके से ये है 2 पाई अंडर रूट डी बाई जी। और इसमें अच्छी बात क्या, इस रिजल्ट में ऐसे छोटे छोटे रिजल्ट दिमाग में बैठ ही जाते हैं। तो इसमें अच्छी बात यह है कि ये केवल किस पे डिपेंड कर रहा है, इसका टाइम पीरियड कोई I1 I2 किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, वो केवल इनिशियल सेपरेशन डी और जी पे डिपेंड कर रहा है, केवल इनिशियल सेपरेशन डी और जी पे डिपेंड कर रहा है। मानते हो कि नहीं? तो ये अपना हो जाएगा इस वायर का क्या, इस वायर का अपना टाइम पीरियड। ठीक है, तो इस तरीके से हम कनेक्ट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को एसएचएम के साथ भी। ये क्लियर है सभी बच्चों को? चलिए नेक्स्ट एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो वायर हैं, इनफाइनाइट वायर ही है, मतलब वेरी लॉन्ग है। ठीक है, ये एक्सजेड प्लेन में है, ये कहां पर है? एक्सजेड प्लेन में। ध्यान दीजिएगा, ये एक्सजेड प्लेन में है और इनको यहां से हैंग किया जा रहा है, इनको किसी रस्सी से बांध करके हैंग किया गया है। आपने इनको हैंग कर दिया है ऐसे, ठीक है, इस तरीके से आपने हैंग किया है। और यहां पर क्या किया है, ये जो वायर है इसका एक सिरा एक कैपेसिटर से कनेक्टेड है, एक सिरा इसका कैपेसिटर से कनेक्टेड है, देखिएगा। और फिर वो इसके एक स्विच से कनेक्टेड है। ये अभी स्विच है SW, अभी ओपन है, ध्यान दीजिएगा। और इस पे फुली चार्ज है, ये प्लस क्यू माइनस क्यू चार्ज है, फुली चार्ज है। और ये ऐसे ही चार्ज पड़ा हुआ है। और ये कनेक्टेड किससे है? ये किससे कनेक्टेड है? ये दो कंडक्टिंग पैरेलल रेल से कनेक्टेड है। इधर क्या हो रहा है, इधर जो है इस पूरे सर्किट का एक रेजिस्टेंस है, पूरे सर्किट का एक रेजिस्टेंस है, उससे कनेक्टेड है। तो सेटअप सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। ये टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस है, ये टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस है। तो अब यहां पर ये कौन सा प्लेन है, समझ गए सभी लोग? ये प्लेन ऐसा है, देखो। हाँ बिल्कुल सही समझ रहे हैं, आरसी सर्किट के साथ मैं जोड़ना चाह रहा हूं इसको। ये ऐसे है, ठीक है। और इसके ऊपर दो धागा बांधे हो,
और इसको ऐसे झुला दिए हो, इन दोनों को, इन दोनों वायर को, और साथ में एक कैपेसिटर कनेक्ट किए हो, ठीक है, ये XZ प्लेन में, ये Y डायरेक्शन में है। तो शायद डायग्राम से मतलब होपफुली सबको क्लियर हो गया होगा। ये इंसुलेटेड स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग्स आर इंसुलेटेड, यहां कोई करंट नहीं है, स्ट्रिंग्स आर इंसुलेटेड। ठीक है, और कैपेसिटर के बारे में ये है, कैपेसिटर इज फुली चार्ज, ठीक है, स्विच इज ओपन एट t इक्वल टू 0, स्विच इज क्लोज। R इज द क्या है, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, मतलब इस रेल्स का या किसका भी, जो भी आप मानो, वो सबका रेजिस्टेंस है। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछता है कि फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द टू कंडक्टिंग पैरेलल रेल्स, of the two conducting parallel rails when capacitor is fully discharged. तो कैपेसिटर जब फुली डिस्चार्ज हो जाता है तो आपको बताना है कि ये दोनों किस वेलोसिटी से पास आएंगे, ये दोनों किस वेलोसिटी से पास आएंगे, ये आपको बताना है व्हेन कैपेसिटर इज फुली डिस्चार्ज। थोड़ा क्वेश्चन को फील लीजिए, समझिए अपने से थोड़ा सा, तब आपको ज्यादा मजा आएगा। मैं क्या बोल रहा हूं, शायद सब लोग समझ गए कि अभी ये ओपन था, t इक्वल टू 0 पे क्लोज कर दिया और ये रेजिस्टेंस लगा है, तो आपको बताना है कि किस वेलोसिटी से ये एक दूसरे के पास आ रहे होंगे जब जब अपना कैपेसिटर फुली डिस्चार्ज हो रहा होगा, जब कैपेसिटर अपना फुली डिस्चार्ज हो रहा होगा। जल्दी से सोचिए, थोड़ा सा सीन सोचिएगा जल्दी से। और थोड़ा सा अपना राय बताइए, इसमें क्या पकड़ रहे हैं, क्या कॉन्सेप्ट यूज करना चाह रहे हैं। पहले करंट फाइंड करेंगे, फिर फोर्स फाइंड करेंगे। अच्छा, देखिए सबसे बड़ी बात आपको ये समझनी चाहिए कि इसको पास मतलब ये अब ये पास आएंगे कि दूर जाएंगे, वो अपना अलग फंडा है, वो दूर ही जाएंगे ऑब्वियसली। तो ये अचानक इनमें वेलोसिटी जो आएगी, देखिए आपने इंपल्स तो पढ़ा है, ये मैग्नेटिक इंपल्स का केस है। आप बोलोगे सर वो तो शॉर्ट टाइम लगता है और कैपेसिटर को डिस्चार्ज होने में काफी लंबा समय लगेगा, ठीक है, तो वो आपको मान के चलना होगा कि वो 0 से इंफिनिटी में जो चेंज हुआ है सडन फोर्स का, उसी की वजह से मोमेंटम आ रहा है हर मोमेंट हर। अच्छा ये बताओ कि हर पॉइंट पे डिस्चार्ज हो रहा होगा, तो इसमें आरसी सर्किट में डिस्चार्जिंग का करंट सबको पता है, I इक्वल टू I नॉट e की पावर माइनस t बाई टाउ।
तो करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम होगा, वो डिस्चार्ज कर रहा होगा। तो जब करंट डिस्चार्ज कर रहा होगा तो उसमें क्या होगा, हर टाइम पे फोर्स अलग अलग लगेगा, और हर टाइम पे फोर्स अलग लगेगा तो F इक्वल टू dp बाई dt, तो मोमेंटम का चेंज होगा। ठीक है, तो काफी बढ़िया क्वेश्चन बन जाएगा ये। आपको एक चीज मैं और दे रहा हूं, लैम्डा देना पड़ेगा मुझे पर यूनिट लेंथ। लैम्डा इज मास पर यूनिट लेंथ। इसकी भी जरूरत पड़ेगी, मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द इनफाइनाइट पैरेलल रेल्स। ठीक है, तो आप लोग सही सोच रहे हैं, कुछ बच्चों ने काफी तक सोचा है, तो वही करना शुरू करो। सबसे पहले क्या करोगे, इसको जब क्लोज करोगे, व्हेन द स्विच इज क्लोज, तो जैसे ही स्विच क्लोज हो जाएगा, सभी बच्चों को पता है कि इसमें क्या हो जाएगा। मान लो ये क्लोज कर दो तो क्या हो जाएगा, इसमें करंट फ्लो होना शुरू होगा इस तरीके से, और आई जो है हर इंस्टेंट पे अलग अलग होगा, डिस्चार्जिंग हो रही है। और सभी को पता है कि यार गाइड अभी पूछ लेना यार, अभी बढ़िया क्वेश्चन कर रहे हैं, अभी ये समझ लेते हैं। आपका 8 लेक्चर छूट गया है, तो अभी तो फिर आप बेटर है कि फिर आप नए चैप्टर से, नए टॉपिक से ही शुरू करो, ये एंड होने वाला है चैप्टर। आई और ये आई है, तो अपने पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे फोर्स जो भी होगा, यहाँ पे दिख रहा है सभी बच्चों को कि यहाँ फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, ये इधर और इधर जाएगा, इस तरीके से दूर जाएंगे। ठीक है, और इनका सेपरेशन बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि वो वेलोसिटी बताओ जिस रेट से सेपरेट हो रहे होंगे। तो हर टाइम पे आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम है, तो सभी को पता है कि डिस्चार्जिंग के लिए, केस ऑफ डिस्चार्जिंग सर्किट है, तो आई आप क्या लिखते हो, आई नॉट। आई नॉट क्या होता है, वी बाई आर, याद करो आई नॉट क्या होता था, वी बाई आर। या फिर इस समय वी कितना है, कैपेसिटेंस आपको नहीं दिया हुआ है, तो आप क्यू के टर्म्स में बताओ, क्यू के टर्म्स में बता दीजिए। क्यू आप याद करिए क्या लिखते थे डिस्चार्जिंग के लिए, क्यू इक्वल टू क्यू नॉट ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, यही तो लिखते थे। तो डी क्यू बाई डी टी, डिस्चार्जिंग के लिए जो आई लिखते थे वो क्या लिखते थे, माइनस डी क्यू बाई डी टी। और जब माइनस डी क्यू बाई डी टी करते थे तो वहां से आपको क्या मिलता था, क्यू नॉट अपॉन टाउ ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। तो आई अपने पास आता था क्यू नॉट, टाउ सभी बच्चों को पता है क्या होता है, आरसी। इसका कैपेसिटेंस मुझे देना पड़ेगा, बिना इसके तो नहीं होगा ना, कैपेसिटेंस सी ले लीजिएगा, इसका कैपेसिटेंस देना पड़ेगा। तो क्यू नॉट अपॉन आर सी ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, यही तो लिखते थे, बोलो भाई। क्यू नॉट अपॉन टाउ मतलब आर सी ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, टाउ का मतलब आर सी। रेल्स का मतलब ये है भाई, पैरेलल रेल्स मतलब ये दो पैरेलल, ये पैरेलल रेल्स हैं, ये रेल्स नहीं समझ पा रहे हो, ये पैरेलल ये हैं, इन्हीं दोनों को आप टांग करके रखे हुए। इंडियन रेलवे नहीं है भाई, अपना इंडियन रेलवे तो नहीं सोच रहा है भाई, ये पैरेलल रेल्स है, मतलब वायर। ठीक है, ये पैरेलल रेल्स है। ठीक है, तो अब आप यहां से शायद आ चुके हो अपने लाइन पे कि आई आपको पता है, नो आई आपका कितना हो जाएगा, क्यू नॉट। ये चीज डायरेक्ट भी लिखा जा सकता था, मैंने आपको रिकॉल करा दिया, क्यू नॉट आर सी ई की पावर माइनस टी बाई आर सी, आर और सी दिया हुआ है हमें नेट। अच्छा, अब आप फोर्स क्या लिखते हो, जो भी फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा, जो भी फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा वो आप क्या लिखोगे, हर मोमेंट पे आई चेंज हो रहा होगा, तो एफ जो होगा वो आप यहां से लिख सकते हो। तो एफ क्या लिखोगे, आई म्यू नॉट आई स्क्वायर, म्यू नॉट आई वन आई टू अपॉन 2 पाई फोर्स हमें जो पता होगा, ये चेंज इन लीनियर मोमेंटम के बराबर होगा, यही ना,
तो इनिशियल सेपरेशन कुछ लेना पड़ेगा ना हम लोग को। ये इनिशियल सेपरेशन डी देना पड़ेगा, बहुत सारा डेटा ये ले लीजिए। डी इज द इनिशियल सेपरेशन जिसकी जरूरत पड़ रही है, देना पड़ेगा ये एट टी इक्वल टू 0। डी के बारे में सेपरेशन एट टी इक्वल टू 0 ऐसे मान सकते हैं। तो जैसे डिस्चार्ज, लेकिन किसी टी टाइम में डी है ना, ये तो डी जो है किसी टी टाइम में, इनिशियल नहीं ले सकते। इनिशियल कैसे ले लें? इनिशियल लेंगे तो चलता जा रहा होगा, है ना। तो म्यू नॉट I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, जो डी जो है किसी टी टाइम पे ही लेना पड़ेगा ना। बोलो भाई, इनिशियल सेपरेशन अगर आप लेते हैं तो इनिशियल सेपरेशन आप लोगे तो आपने यहां तो लेकिन फंक्शन ऑफ टाइम लिखा है ना, तो ये मानना पड़ेगा कि ये जो डी है, देखिए सुनिए, देखिए डी जो है, डी ऐसा बोल सकते हैं कि जो सेपरेशन है डी, और जो यहां से इंपल्स के वजह से जो सेपरेशन है वो नेग्लेक्टेड है, ठीक है, वो नेग्लेक्टेड है। हम ऐसा मान सकते हैं क्या कि वो नेग्लेक्टेड है? आप जो बोल रहे हो वी डीवी बाई डी एक्स से, वो तो इंटीग्रेशन में बहुत महंगा पड़ जाएगा आपका वो जो मेथड है, ठीक है। इससे देखते हैं, इसमें एक और भी दिया होगा कि जो सेपरेशन है, इनिशियल सेपरेशन से जो फाइनल सेपरेशन हो रहा है वो हमेशा बहुत कम होगा। मतलब मान लो इनिशियल डी है तो आगे डी प्लस एक्स है, तो छोटा वाला सेपरेशन नेग्लेक्टेड है। मेरी बात समझ रहे हैं सब लोग? ये इनिशियल सेपरेशन है एट टी इक्वल टू 0, ठीक है ये, बट हम ये बोल सकते हैं कि आगे के लिए जो सेपरेशन है, मतलब डी प्लस एक्स अप्रोक्सीमेटली डी के बराबर ही होगा, ये मेरा कहना है। ये लेके चल रहे हैं कि जो सेपरेशन है वो नेग्लेक्टेड है, बहुत कम है, ठीक है। तो यहां पर हम ये इसीलिए डी को डी ही रखेंगे, नहीं तो फंक्शन दो दो जगह चेंज होता जाएगा, आप देख ही रहे हो। तो सेपरेशन एज्यूम टू बी कांस्टेंट, चलो मैं ये लिख देता हूं तो आपको थोड़ा क्लियरिटी आ जाएगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि सेपरेशन एज्यूम टू बी कांस्टेंट। ये दिया होगा सब आपको, ठीक है। मतलब जो इनिशियल सेपरेशन है उसके बाद जो एक्स बढ़ा है टोटल, वो एक्स बहुत छोटा है इन कॉम्पेरिजन टू डी, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं यहां पे म्यू नॉट आई स्क्वायर I1 I2 अपॉन 2 पाई डी, ये लिख सकते हो। तो एफ अपना हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 पाई डी, और आई आपके पास पूरा ये है क्यू नॉट अपॉन आर सी ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी का होल स्क्वायर। यही तो है ना आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ठीक है। तो ये फोर्स आ गया, ये हमारे पास फोर्स आ गया। और सभी बच्चों को न्यूटन सेकेंड लॉ पता है, ये फोर्स के वजह से चेंज इन लीनियर मोमेंटम होगा, ठीक है। एफ इक्वल टू क्या लिखते हो आप? डीपी बाई डी टी। तो इसको आप फोर्स को आप लिख सकते हो, इसको डीपी बाई डी टी, चेंज इन लीनियर मोमेंटम। और यहां जो चेंज इन लीनियर मोमेंटम में पर यूनिट लेंथ लिखेंगे, तो एम के जगह पे लैम्डा लिखेंगे, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो फोर्स लगा होगा, इंपल्स, सभी बच्चों को ये तो पता है एफ इक्वल टू डीपी बाई डी टी। तो डीपी इज इक्वल टू एफ डी टी, और ये पूरा इंटीग्रेट करोगे तो यहां से चेंज इन लीनियर मोमेंटम आएगा, है ना। ये 0 से p, इनिशियली तो 0 था, और ये हो जाएगा 0 से इंफिनिटी। 0 से इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी क्यों भाई? क्योंकि डिस्चार्जिंग का जो समय है सभी को पता है कि फुली डिस्चार्ज होने में इनफाइनाइट टाइम लगेगा। तो हमने यहां पर ये लेके आ गए। अब आगे की कहानी ये हो सकती है कि डीपी
0 से p इक्वल टू एफ डी टी 0 से इंफिनिटी फॉर डिस्चार्जिंग। एफ हमें पता है एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, अभी अभी आपने निकाला है, ये रहा, है ना। तो इसमें हम लिख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 2 पाई डी, म्यू नॉट अपॉन 2 पाई डी क्यू नॉट अपॉन आरसी को बाहर ले लेते हैं, क्यू नॉट अपॉन आरसी का स्क्वायर ये बाहर हो जाएगा, और जो अपना फंक्शन है e की पावर माइनस टी बाई टाउ मतलब टी बाई आर सी का स्क्वायर, तो e की पावर माइनस 2t बाई आर सी, और ये हो जाएगा dt। इसी को हम इंटीग्रेट करेंगे भाई 0 से इंफिनिटी। चेक करिएगा सब लोग, चेक करिएगा एक बार। अच्छा, ये p हो जाएगा, और p ये जो फोर्स आपने लिखा है ध्यान दीजिएगा, ये जो भी आपने फोर्स लिया है पर यूनिट लेंथ लेते हैं, है ना, पर यूनिट लेंथ। तो इसीलिए हम यहां पे चेंज इन लीनियर मोमेंटम भी पर यूनिट लेंथ लेंगे। इनिशियली वायर रेस्ट पर थे, फाइनली इंफिनिटी पे जो मोमेंटम आएगा उसको हम लैम्डा वी लिख सकते हैं। ये है मोमेंटम पर यूनिट लेंथ, इसको लिख सकते हैं मोमेंटम पर यूनिट लेंथ, ये लिख पाएंगे हम लोग मोमेंटम पर यूनिट लेंथ। ठीक, तो यहां से आप इसे लिख सकते हो म्यू नॉट क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 2 पाई डी आर स्क्वायर सी स्क्वायर। इसे इंटीग्रेट करते हैं तो ये आएगा e की पावर ये आएगा e की पावर माइनस 2t बाई आर सी अपॉन माइनस 2 अपॉन आर सी, है ना, यही होगा ना। इसको डिवाइड कर दिया कोफिशिएंट को, और ये 0 से इंफिनिटी। चेक करिए, ये चेक करिएगा सब लोग। तो लैम्डा वी, इसको आरसी ऊपर जाके एक आरसी कट जाएगा, और ये 2 to 4 हो जाएगा, माइनस रहेगा। तो माइनस म्यू नॉट क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 4 पाई डी, एक आरसी और ये आरसी कट जाएगा तो आरसी बचेगा। और यहां जब आप e की पावर माइनस इंफिनिटी करोगे, e की पावर माइनस इंफिनिटी 1 अपॉन e की पावर इंफिनिटी जो 0 दिखाएगा, और माइनस ऑफ e की पावर 0 जो 1 हो जाएगा, तो -1 और ये -1 प्लस हो जाएगा, और वेलोसिटी हमारे पास आ जाएगी म्यू नॉट क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन 4 पाई लैम्डा डी आर सी। ठीक है, तो ये अपना आंसर होगा कि जब ये फुली डिस्चार्ज हो जाएंगे तो दोनों कंडक्टिंग रेल्स किस रेट से आप जो है उन्हें दूर जा रहे होंगे। उनसे आपसे अच्छा क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता था कि उनकी किस रेट से रिलेटिवली उनका सेपरेशन कैसे चेंज हो रहा होगा। तो रिलेटिवली उनका सेपरेशन कैसे चेंज होगा वो पूछा जाएगा, तो आपको रिलेटिव वेलोसिटी से 2v हो जाएगा। दोनों अपोजिट हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी 2v हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका फाइनली आंसर होगा। और आप देख रहे हैं कि ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, क्योंकि सभी बच्चों को पता है क्यों कांस्टेंट है भाई। इसीलिए कांस्टेंट है कि डिस्चार्जिंग जब हो चुका होगा, जब डिस्चार्जिंग हो चुका होगा तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा पैरेलल रेल्स में, कोई करंट अपना फ्लो नहीं करेगा। और जब कोई करंट फ्लो नहीं करेगा तो वहां पे जो वेलोसिटी उसको मिली है उसी कांस्टेंट वेलोसिटी से वो चलेंगे। यहां तक सभी को क्लियर है? आई थिंक सभी को कुछ ये पता चला होगा कि कहां से क्वेश्चन कैसे कनेक्ट किया जा सकता है। ठीक है, आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप आरसी सर्किट रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं क्या? ये देखिए इसमें क्या समझना क्या है। आरसी का कॉन्सेप्ट लगा है और फोर्स बिटवीन द टू पैरेलल वायर्स लगा है यार, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, बस इंटरलिंक करने में थोड़ा सा ये हुआ है। इसमें एक एजम्पशन लिया गया है कि जो इनिशियल सेपरेशन था स्विचिंग के पहले और फाइनल जो सेपरेशन बढ़ रहा होगा वो बहुत छोटा होगा। ठीक है, ठीक है, क्लियर है? इंपल्स कैसे लगा
अरे मेरे भाई कुछ तो जान लो, कुछ तो समझ लो। ये सब कभी देखा नहीं क्या? न्यूटन सेकेंड लॉ नहीं देखा आपने? ये नहीं सुना क्या भाई? इंपल्स का मतलब ये नहीं होता कि आप तुरंत जो लगाओ, आपको भाई ये रहा इंपल्स, एफ डी टी, जितने भी टाइम में लगे उससे जितना भी चेंज इन मोमेंटम हो, यही इंपल्स है। ये तो सभी को पता है, होना चाहिए। ठीक है, और नहीं पता चल रहा है तो जरूरी नहीं है कि आप ये क्वेश्चन जानोगे तभी सेलेक्ट होगे जेई मेंस में, ऐसा कुछ नहीं है, या जेई एडवांस में। ठीक है, बट समझना चाहिए। मैंने काफी रॉन्ग इंटीग्रेशन हुआ है। अच्छा, क्या हो गया रॉन्ग? कहां इंटीग्रेशन रॉन्ग हो गया, दिखाओ। इंटीग्रेशन में क्या रॉन्ग है भाई? इंटीग्रेशन में क्या रॉन्ग है? ये कोविशिएंट -2/RC से डिवाइड भी कर दिया है, तो मुझे तो नहीं लगता कुछ रॉन्ग है। कुछ भी बोलते रहते हो यार तुम लोग, कैलकुलेशन में भी पसर जा रहे हो। चलिए, तो नेक्स्ट देखते हैं। तो फोर्स बिटवीन पैरेलल के लिए काफी क्वेश्चंस करा दिया। अब आगे बढ़ते हैं। एक मुझे कराना है मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, एक क्वेश्चन याद आया। ऐसा मैंने तुम लोगों को इलेक्ट्रो में भी शायद कराया था। यहां देखिए कितने बच्चे इसको पकड़ पाते हैं। एक क्वेश्चन तो कराना बनता है ये वाला। मान लीजिए हमारे पास एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, और इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है आई। आपने क्या किया, यहां से कोई चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्ट किया। यहां से कोई आपने चार्ज पार्टिकल प्रोजेक्ट किया, और ये चार्ज पार्टिकल है क्यू का, प्लस क्यू का है, मास एम है, इसका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है। आपने इसको वी नॉट वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया है, हॉरिजेंटली, है ना, हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट किया है। इस समय इसकी डिस्टेंस जो है यहां से, ये डिस्टेंस आपको दी हुई है, ये डिस्टेंस अपनी जो है डी है। ये डिस्टेंस अपनी कितनी है, डी है। ठीक है, अब आप देखो यहां पे कि जो जैसे ही आपने हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट किया, ये करंट कैरिंग इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। देखिए कितने बच्चे इसको करके दिखाते हैं, ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया है। इनफाइनाइटली है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर, ठीक है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है। तो यहां से जो मैग्नेटिक, इसके वजह से यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना, इसके वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। कैसा होगा, इनवर्ड होगा। तो यहां पे इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड में इस पे फोर्स लगेगा। कितना लगेगा भाई, V क्रॉस बी, V क्रॉस बी, V क्रॉस बी ऊपर लग रहा है ना। तो एक काम करो, इसको मैं इधर ही लेना चाह रहा था, डायग्राम बना दिया है, इसको चेंज कर दे रहा हूं आई। तो इस पे अपने पास करंट ऐसा है, इस पे मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड लगेगा, और जब आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड लगेगा तो यहां पे V क्रॉस बी से एक फोर्स भी लगेगा। मानते हो कि नहीं, V क्रॉस बी से यहां पर एक फोर्स भी लगेगा। तो इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर की वजह से यहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड होगा डॉट में। मुझे याद है मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल में ही मैंने कराया है, वहां पे बस अंतर ये था, वहां अंतर ये था कि मैंने कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड शायद ली थी। अब आप लोगों को सोचना चाहिए खुद से, ये बी है ड्यू टू आई, बी ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर। इस समय पे ये बी है ना। अब यहां पे एफ वी क्रॉस बी करेंगे, ये वी है, और वी क्रॉस बी करेंगे तो एक एफ बी का फोर्स इस मोमेंट पे ऐसा लग रहा है, इस मोमेंट पे इधर एक एफ बी भी लगेगा। तो मतलब इधर पार्टिकल इधर भी
क्या करेगा, इधर भी एक्सेलरेट होगा और इधर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा ही रहा था, इधर कांस्टेंट वेलोसिटी से जा ही रहा था। तो सभी बच्चों को ट्रेजेक्ट्री का आइडिया लग रहा होगा कि इसकी जो ट्रेजेक्ट्री होगी, इसकी जो ट्रेजेक्ट्री होगी वो कुछ कर्वलीनियर मोशन करेगा। ये ऐसा क्या निकालना है पहले ये तो बता दूं आपको, निकालना है फाइंड मिनिमम क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच। ऐसे लिख देता हूं, फाइंड क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच ऑफ द चार्ज पार्टिकल। तो चार्ज पार्टिकल इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर से कितना पास होगा, सबसे मैक्सिमम कितनी क्लोज हो जाएगा, वो दूरी आपको बतानी है। दैट वी कॉल इट क्लोजेस्ट डिस्टेंस। तो क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच क्या हो सकता है ये आपको बताना है, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, भाई ने इलेक्ट्रो का सारा कुछ लगा दिया यहां पे। यही मैं कहता हूं कि जब भी आप फिजिक्स जो है ब्लंडर वे में मतलब मत सोचो, ठीक है। आप फिजिक्स के मतलब फिजिक्स को फिजिक्स के क्वेश्चन के अकॉर्डिंग सोचो। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम का बेस आपने क्या बनाकर यहां सोच लिया, मैं मतलब वो मेरे दिमाग से परे है, ठीक है। ये वी नॉट है और ये एफ बी है। तो अब यहां से क्या होगा कि इसकी जो ट्रेजेक्ट्री होगी वो कुछ, ये तो सभी को पता है कि इधर एक वेलोसिटी कांस्टेंट यूनिफॉर्म वेलोसिटी, इधर एक्सेलरेटेड मोशन। तो यहां पे इसकी जो ट्रेजेक्ट्री होगी वो कुछ ऐसी होगी, बोलो। और सबसे क्लोजेस्ट डिस्टेंस के लिए मैंने ये तो आप लोगों को कंडीशन तो जज हो गई होगी कि क्लोजेस्ट डिस्टेंस में ये वेलोसिटी ऐसे आते 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 ये ऐसा हो जाए। जिस पॉइंट पे ये पूरा पैरेलल हो जाएगा वो हमारा उस समय टेंजेंट पूरा, उस समय आपका टेंजेंट पूरा वर्टिकल हो जाएगा और ये डिस्टेंस जो अपनी होगी वो क्लोजेस्ट डिस्टेंस बन जाएगी। शायद ये बात सभी बच्चों को समझ में आ गया। अच्छा, तो यहां पर किसी जनरल डिस्टेंस की अगर बात करें कि मान लो चार्ज पार्टिकल अभी यहां पर है तो इसके पास इसकी वेलोसिटी ये होगी, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक Vx और एक Vy। तो किसी टाइम में इसकी वेलोसिटी v होगी तो इसके कंपोनेंट होंगे Vx और ये Vy। मैं कोई जनरल टाइम t इक्वल टू टी ले रहा हूं, ये t इक्वल टू 0 था जब हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट हुआ। और यहां पर आपकी पूरी की पूरी वेलोसिटी जब ऐसे हो जाएगी तो इस समय का जो सेपरेशन है, ये सेपरेशन ये बोला जाएगा x मिनिमम, x मिन, और यही क्लोजेस्ट होगा क्योंकि इधर अब बढ़ेगा नहीं। Vx 0 होगा। यहां पे आप क्या बोलेंगे कि यहां पर Vx जो है 0 हो जाए, यही तो कंडीशन होगी। और Vy जो है अपना पूरा कुछ भी V डैश हो जाए, हर जगह बदल रहा होगा तो इसको V डैश हो जाए, जो भी नेट वेलोसिटी होगी। क्लियर है? हालांकि V जो है, ध्यान दीजिएगा कि मैंने ये लिख दिया है, V का केवल मैग्नीट्यूड चेंज होगा, मतलब सॉरी V का डायरेक्शन चेंज होगा, मैग्नीट्यूड तो V नॉट ही रहेगा। तो आप इसको V नॉट भी लिख सकते हैं। नेट वेलोसिटी हमेशा मॉड V हमेशा V के बराबर ही रहेगी। भाई ये बात समझ में आ रही होगी सभी बच्चों को कि यहां पर जो V जो होगा, मैं यहां लिख दे रहा हूं, वो V नॉट के ही बराबर होगा। ये तो सभी को पता है, क्यों V क्रॉस B कोई वर्क नहीं करता, बस वो क्या करता है, डायरेक्शन चेंज करेगा। तो यहां पर हम आ गए। अब मुझे ये बताओ कि ये कंडीशन कैसे लिखें। उसके लिए सभी बच्चों को ये स्ट्राइक कर रहा है कि किसी भी तरीके से हम पहले मैग्नेटिक फोर्स निकाल लें। और मैग्नेटिक फोर्स क्या होगा, किसी जनरल डायरेक्शन में अगर आप देखें तो हाँ, यहां पे चैलेंज एक और है ना। चैलेंज ये है कि यहां पर अगर आप बात करो तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड, हर जगह पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है क्योंकि वो डिस्टेंस का फंक्शन है। मैग्नेटिक फील्ड जो हमारी है वो डिस्टेंस का फंक्शन है। तो यहां पे भी जो B होगा वो B एट V वेरिएबल होगा, वो चेंज हो रहा होगा। तो मान लीजिए आप यहां पे कोई x, y मानते हैं कि ये डिस्टेंस मान लो हमारे पास x है ना,
ये डिस्टेंस आपके पास x है, यहां से ले रहे हैं, ये डिस्टेंस अपना x है। तो अगर x डिस्टेंस, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस अभी मैंने x माना है, यहां पे जब ये है तो इसके साथ ये वायर के साथ परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, x। तो इस समय अब मैग्नेटिक फोर्स पहले लिख लें, एफ बी, पहले v लिख लेते हैं। v जनरल क्या लिखेंगे आप, वो लिखेंगे वी एक्स आई कैप, मैं कॉस थीटा साइन थीटा भी नहीं ले रहा हूं, वी एक्स आई कैप माइनस वी वाई जे कैप, ये हमें पता है कि इसका रिजल्टेंट वी नॉट होगा। और b क्या लिखें, वो लिख सकते हैं म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स, और ये हो जाएगा माइन प्लस के कैप। इसमें किसी को कोई दिक्कत, यहां पे कोई जनरल टी टाइम में माना कि इससे इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस x थी, वायर को क्रॉस नहीं कर सकता। आपका ये पूछना भी थोड़ा सही है, हम ये मान के चल रहे कि अपने क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच को अचीव करने के लिए ये डिस्टेंस जो है काफी, मतलब जितना होना सफिशिएंट है। आप सही कह रहे हैं, मान लीजिए ये ऐसे होगा नहीं कभी भी, अगर आप इसको इधर करोगे ना तो इसकी ट्रेजेक्ट्री और कर्व हो जाएगी, इसकी ट्रेजेक्ट्री और कर्व हो जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप इसको और पास करोगे तो ये कर्वलीनियर पास इधर से ही गुजर जाएगा। तो यहां पर आप F क्या लिखोगे, F इट इज क्यू वी क्रॉस बी, ठीक। तो क्यू वी क्रॉस बी करिएगा, F आपको मिल जाएगा क्यू वी क्रॉस बी, वी है वी एक्स आई कैप माइनस वी वाई जे कैप क्रॉस बी है अपने पास म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स के कैप। तो जब आप F करेंगे तो आपके देखिए x वाला कंपोनेंट कलेक्ट कर लो पहले, वो हो जाएगा Q वी एक्स, ये तो म्यू नॉट आई रहेगा, Q म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स वी एक्स, ठीक है। और देखो I क्रॉस के क्या हो जाएगा, I क्रॉस के हो जाएगा माइनस जे कैप, क्योंकि I क्रॉस जे क्रॉस के क्रॉस आई, तो के क्रॉस आई क्या होता है, के क्रॉस आई अपना होता है जे कैप, है ना। I क्रॉस जे क्रॉस के और के क्रॉस आई वो होता है जे कैप, तो I क्रॉस के क्या हो जाएगा माइनस जे कैप, और फिर होगा ये इसके साथ अगर करेंगे तो माइनस जे क्रॉस के क्या होगा, आई जे क्रॉस के आई होगा, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एक्स वी वाई, और ये अपना आई कैप। तो दो फोर्स लगेंगे, ये अपना एफ एक्स है और ये अपना एफ वाई है, ये अपना एफ वाई है, बोलो एफ एक्स है और एफ वाई है। क्लियर है सभी को। तो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है तभी तो मैंने आपको बताया कि क्रॉस नहीं करेगा, तभी तो ये ट्रेजेक्ट्री, ये चीज आपको तो बताई जा रही है ना, ये एफ भी लग रहा है ना, तभी तो ट्रेजेक्ट्री ऐसे कर्व लीनियर हो रहा है। तो मैंने भी तो यही कहा कि जितना पास करोगे कर्वेचर इसका कम होता जाएगा, क्रॉस नहीं करेगा। तो यहां से हम आ गए, लेकिन अब हमें मतलब का क्या है, हमें मतलब का फोर्स है एफ वाई। क्यों, क्योंकि हमारा एफ एक्स 0 होगा और एफ वाई में वी एक्स आ रहा है, ध्यान दो इधर, एफ वाई में वी एक्स आ रहा है और हमें वी एक्स को ही कंडीशन लेके 0 करना है। यहीं से आपको सोचना चाहिए कि हमारा एफ वाई में वी एक्स आ रहा है और हमें पता है कि वी एक्स यहां पर 0 होगा और वी वाई को रखना है ना, हमें वी वाई को रखना है और इसको जो है 0 करना है। तो कंडीशन हम लोग क्या लें, एफ एक्स अगर लेंगे तो एफ एक्स वाले में हमारे पास वी वाई का टर्म है और इधर एक्स का टर्म है, तो एफ एक्स लेते हैं। एफ एक्स के लिए y डायरेक्शन में वी एक्स है, वी एक्स को हम डी एक्स बाई डी टी लिख सकते हैं और इधर लिख सकते हैं एफ वाई, ठीक है। तो एफ वाई क्या है,
एफ वाई के लिए कंडीशन लिख रहा हूं मैं, एफ वाई है अपने पास क्यू म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई एक्स वी एक्स। देखिएगा ध्यान से, लेकिन यहां पे वी एक्स तो जीरो हो चुका होगा। जब वी एक्स जीरो हो चुका होगा तो ये अपना टर्म जीरो होगा। ये उल्टा क्यों आ रहा है? देखिए मैंने कहीं कुछ गलत किया है क्या? देखिएगा, वी एक्स आई कैप माइनस वी वाई जे कैप, मैंने क्रॉस क्या गड़बड़ किया है? आई क्रॉस के माइनस जे है और जे क्रॉस के आई है। बताइए, यहां कुछ गड़बड़ किया है क्या? देख लो एक बार, चेक करना जरा। क्योंकि जब ये मिनिमम क्लोजेस्ट डिस्टेंस पे होगा तो पूरा वी वाई जो है वी नॉट हो जाएगा। हमारा जो वी वाई है वो पूरा वी नॉट होना चाहिए। तो हमें फंक्शन बनाना पड़ेगा इधर डी वी वाई और एक्स में। अच्छा अभी तो ये, अरे ठीक है मैं कंफ्यूज हो रहा हूं फालतू। ये देखो, ये तो टी टाइम में है ना, अभी तो वी एक्स है। यहां की बात तो बाद में करेंगे ना, अभी तो ये किसी टी टाइम पे है, ये किसी जनरल टी इक्वल टू टी टाइम पे है ना। ये ठीक है, तो यहां वी एक्स है, ठीक है। तो अब यहां पे एक्सेलरेशन ए वाई क्या आ जाएगा? क्यू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एम एक्स वी एक्स। ठीक है ना भाई, किसी टी इक्वल टू टी टाइम पे लिख रहे हैं ना, अभी इस पे बात तो बाद में करेंगे। तो इसको अब लिख सकते हो डीवी वाई बाई डी टी, और इसको लिख सकते हो क्यू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एम। अच्छा ये माइनस भी है, ये माइनस भी है, छूट रहा है। तो माइनस ये 2 पाई एम एक्स, और इसको मैं लिख सकता हूं डी एक्स बाई डी टी किसी इंस्टेंट पे। तो देखो फंक्शन बन रहा है, ये डी टी कैंसिल हो रहा है, और डीवी वाई इक्वल टू माइनस क्यू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एम और डी एक्स अपॉन एक्स। अब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो यहां की लिमिट देखोगे। अब आप इसको क्योंकि जब हम फंक्शन बनाते हैं तो कोई जनरल टी टाइम पे है ना, ठीक है। तो यहां पर जब x जीरो था, सॉरी x अपना d था, x अपना कितना था? x मैक्स था और d था, तब अपने पास vy जीरो था क्योंकि आपने इसको हॉरिजेंटली प्रोजेक्ट किया था, हॉरिजेंटली। अब आपको मैक्सिमम चाहिए, यहां पर आ जाओ। तो यहां पर x जब अपना मिन हो जाएगा, क्लोजेस्ट डिस्टेंस की बात होगी, तो vy अपना पूरा v नॉट हो चुका होगा। अब शायद सभी बच्चे समझ गए, ये अपना v नॉट हो चुका होगा, ठीक है। तो बस अब आप इसको कर दो डिफरेंशिएट, तो ये अपने पास आएगा v नॉट इक्वल टू माइनस क्यू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एम, ये हो जाएगा ln। नेक्स्ट स्लाइड में ले चलते हैं। क्यू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एम डी एक्स अपॉन एक्स, एक्स नॉट से एक्स मिन। तो ये अपना वी नॉट हो गया इक्वल टू माइनस क्यू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई एम ln एक्स मिन अपॉन एक्स। ये एक्स नॉट था या डी था? डी था ना, तो ये डी था। तो ये करोगे तो यहां डी आ जाएगा।
अब हमें एक्स min चाहिए तो इसको इस तरफ ले आओ, तो ln एक्स min अपॉन डी इक्वल टू 2 पाई m v नॉट अपॉन q म्यू नॉट आई, और ये माइनस, तो एक्स min जो अपने पास आएगा वो आ जाएगा e की पावर, और ये d रहेगा e की पावर माइनस 2 पाई m v नॉट अपॉन q म्यू नॉट आई। तो ये अपना क्लोजेस्ट डिस्टेंस आएगा भाई, ये आएगा क्लोजेस्ट डिस्टेंस, क्लोजेस्ट डिस्टेंस ऑफ अप्रोच ये होगा। और आप ये देख रहे हो, एक बच्चा पूछ भी रहा था, आप ये देख रहे हो कि इसका जो फंक्शन बन रहा है एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन रहा है ना, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन बन रहा है भाई। एक्स मिनिमम ये v पे अगर देखो, v अपना v नॉट है अभी, तो मतलब ये तो ऑब्वियसली एक्स मिनिमम फंक्शन नहीं बनाया मैंने, यहां से तो एक फिक्स वैल्यू मिलेगी ना, यहां से एक फिक्स वैल्यू मिलेगी, वही चीज आ रहा है। क्लियर है सभी बच्चों को? तो इस तरीके से क्वेश्चन ये रिलेट किया जा सकता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने शायद किया था मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल में, बस मैंने शायद बी कांस्टेंट दे रखा होगा, मुझे याद नहीं है, ठीक है। तो ये अपने पास क्वेश्चन इस तरीके से मुझे बनाया जा सकता है, बी नॉन यूनिफॉर्म वायर रखकर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। हम लोगों ने बहुत सारे मैग्नेटिक फील्ड आर्क और करे इसका वायर का निकाला। अब देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ ए रिंग, करंट कैरिंग रिंग, ऑन द एक्सिस ऑफ ए करंट कैरिंग रिंग। याद है हम लोगों ने एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, किसी चार्ज रिंग के एक्सिस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। तो वैसे ही करंट कैरिंग रिंग है, ये करंट कैरिंग रिंग है, इस करंट कैरिंग रिंग का अपना मैग्नेटिक फील्ड होगा, जैसे करंट कैरिंग वायर का अपना मैग्नेटिक फील्ड है, इनफाइनाइट वायर्स, सेमी इनफाइनाइट, है ना, या किसी फिक्स लेंथ का, वो हम लोगों ने निकाला है। उसी तरीके से इस करंट कैरिंग रिंग का भी अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। कहां निकालने में इंटरेस्टेड है? एक्सिस पर। तो बायट सेवर्ट्स के थ्रू देखेंगे। मान लीजिए अपने यहां रिंग ये है, थोड़ा फिगर को ढंग से विजुलाइज करिएगा सब लोग। ये वाईजेड प्लेन है, ये अपना वाईजेड प्लेन है। मैं प्लेन यहां बना दे रहा हूं, प्लेन बनाने के बाद तो मुझे नहीं लगता किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। ये वाईजेड प्लेन है, ये वाईजेड प्लेन है। तो इसकी जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस है, ये इसकी एक्स एक्सिस है। यहीं पे हमें कोई पॉइंट है जहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। ये अपना एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, ये अपना वाई एक्सिस है, ठीक है। और यहां से मान लो कोई करंट ऐसे जा रहा है इसमें आई, ये आपकी साइड है, ये आपकी तरफ है, ऐसा है। ये देख पा रहे सभी बच्चे? ये ऐसा है, इस तरीके से ऐसा है, ठीक है। ये इस तरीके से यहां से करंट जा रहा है। तो इस टॉप मोस्ट पॉइंट पे, मतलब ये वाईजेड प्लेन है और एक्स एक्सिस है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे अगर मैं कोई डीएल, आप यही करते हो ना बायट सेवर्ट्स लॉ में, डीएल लेते हो। तो मान लो मैंने यहां पे एक डीएल लिया और यहां पे एक डीएल लूंगा, तो थोड़ा मुझे ऑब्जर्व करके बताओ आप लोग कि अगर मैं यहां से देख रहा हूं इसको, ये वाईजेड प्लेन है, देखिए ये वाईजेड प्लेन है, ठीक है। तो ये इस तरीके से अगर है, तो जब ये करंट घूम कर जाएगा, ठीक है, तो इस तरफ होगा, इनवर्ड होगा, मतलब नेगेटिव जेड एक्सिस में। तो यहां डीएल वेक्टर क्या लिखा जाएगा, ये सभी बच्चे देख पा रहे हो? तो इसको मैं क्रॉस से दिखा दूं तो शायद आप समझ पाओगे कि जो करंट की डायरेक्शन है वही डीएल वेक्टर की डायरेक्शन है। तो इसको मैं यहां पे इसको क्रॉस से दिखा सकता हूं,
कि ये अभी अंदर जा रहा होगा। ये समझ पाए कि नहीं सभी लोग? ये ऐसे घूमकर ब्लैक बोर्ड के अंदर जा रहा होगा ऐसा। अगर मैं एरो से बनाऊं तो ऐसे बना सकता हूं, जेड एक्सिस के पैरेलल। समझ गए होंगे सभी बच्चे। और ये जेड एक्सिस के तरफ बाहर आ रहा होगा, जेड एक्सिस के पैरेलल बाहर आ रहा होगा, ये शायद समझ गए। तो इस समय का डीएल वेक्टर यही होगा। इसको मैं डॉट से यहां दिखा सकता हूं और इसको यहां पर क्रॉस से दिखा सकता हूं। बोलो भाई, ठीक है। तो यहां पे डीएल वेक्टर जो मैं ले रहा हूं, जिसके वजह से यहां पे किसी एक्स एक्सिस पे मैं मैग्नेटिक फील्ड लिखने वाला हूं, यहां पे मैं किसी एक्स एक्सिस पे यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लिखने वाला हूं, तो ये मान लो एक्स है, तो क्या होगा इसके वजह से आप बता पाओगे? ये क्रॉस है, ये डॉट है, तो ये क्रॉस है, देखो क्रॉस है, और यहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो पहले तो आप यहां पे पोजीशन वेक्टर ड्रॉ कर लो इसका। यहां से एक पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करोगे, डीआर वेक्टर जिसको आप बोलते हो, है ना। और यहां से भी एक डीआर वेक्टर ड्रॉ करोगे। और ये सभी बच्चे देख पा रहे हैं क्या कि ये इधर है, तो इसके वजह से जो डीएल वेक्टर आएगा इस वाले एलिमेंट के वजह से, या मैं मान लो, चलो अब बना दिया है, तो अगर ये इनवर्ड है तो इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा, इस डीआर के परपेंडिकुलर। इसके वजह से मैग्नेटिक फील्ड इधर आएगा। अवे भी हो सकता है, आप और विजुलाइज करने के लिए थोड़ा सा मैं डायरेक्शन ये ले लेता हूं, शायद आपको और ढंग से विजुलाइज हो जाए। ऐसे ले लेता हूं, तो यहां से निकल रहा होगा, तो इसको मैं डॉट ले सकता हूं। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड इधर आ जाती, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये क्रॉस ले रहा हूं, ठीक है। तो यहां के लिए इधर से करंट आता हुआ दिखाई देगा, ये अपना आर है, ये कैपिटल आर है, ये थीटा ले रहा हूं। तो बताइएगा कि इसका जो डीबी होगा वो इस पे ऐसा होगा, परपेंडिकुलर। ये समझ पा रहे हैं सभी बच्चे? ये करंट की डायरेक्शन में डीएल, थंब को इधर किया और इसको कर्ल कर रहा हूं, इस तरफ कर्ल कर रहा हूं, तो बी डीबी इधर जाएगा। ये समझ पा रहे हैं? क्लियर है? तो ये जो डीएल है, इसका जो इस तरफ करूंगा तो इस आर के वो परपेंडिकुलर होता है हमेशा, ये सबको पता है, ऐसा हमने किया भी है आर्क वाले में। तो ये इस पे ऐसा परपेंडिकुलर होगा। ठीक, तो अब इसका अगर दो कंपोनेंट तोड़ोगे, ठीक है, तो इस डीएल का इधर होगा, तो ये जो इनवर्ड है, इस इनवर्ड वाले का किधर होगा? इसके पर, इस वाले के परपेंडिकुलर। तो कैसा कंपोनेंट मिलेगा आपको? इस पे परपेंडिकुलर ऐसा होगा, और वो इसके परपेंडिकुलर होगा। ये डीबी बोल रहे हैं आप। तो दोनों डीबी का, ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, देखिए, और ये फिर थीटा होगा। उसी तरीके से ये भी थीटा होगा। तो इसके जो कंपोनेंट होंगे आपके, इधर जो कंपोनेंट आएगा वो डीबी कॉस थीटा, कैंसिल आउट होगा, और ये वाले कंपोनेंट ऐड होंगे। तो इधर अपने पास डीबी कॉस थीटा कैंसिल आउट होगा, और ये वाले डीबी साइन थीटा वाले ऐड होंगे। मानते हो कि नहीं? डीबी साइन थीटा वाले ऐड होंगे, बिल्कुल।
तो शायद जिनको समझना था वो बच्चे समझ चुके हैं। अगर आप यूनिट वेक्टर से भी देखते हैं, आपको मैं और समझा सकता हूं, यूनिट वेक्टर से भी आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा कि ये अगर अपने पास प्लस के कैप है और ये पोजीशन वेक्टर आर एक्स वाई प्लेन है, तो के कैप में आई कैप और जे कैप का क्रॉस लेंगे तो आपको कुछ यही वेक्टर मिलेगा। ठीक है, आप सबसे बढ़िया डायरेक्शन है, आप ये फिंगर थंब को आई की डायरेक्शन में करिए और ये पी की तरफ कर्ल करिए, तो डीबी इधर इसका होगा, ये इनवर्ड है तो इसका अपना इधर होगा। आई थिंक सबको क्लियर होगा। मैंने जो समझाने के लिए जो मेहनत की, यहां पे ये बच्चे परेशान ना हो कि ये सर ये जो वेक्टर है, अब मैं यहां पे एक चीज और बता रहा हूं कि डीएल, ये डीएल है और आर, ये तो सब देख पा रहे हो कि डीएल इज परपेंडिकुलर टू आर है, ये समझ पाए कि नहीं? डीएल अपना किस तरफ है भाई? यहां पे भी बहुत बच्चे ये चीज नहीं समझते हैं। डीएल अपना किधर है? जेड एक्सिस के लॉन्ग, जेड एक्सिस के पैरेलल। और ये जो आर वेक्टर है वो एक्स वाई प्लेन में है और ये पूरा जेड एक्सिस है, ये डीएल है। देखिएगा ये जो ब्लैक बोर्ड का प्लेन है ये डीएल है भाई, और ये ब्लैक बोर्ड में है आर, और डीएल आर डीएल जो है इस ब्लैक बोर्ड के परपेंडिकुलर है। दिख गया सभी को? डीएल इज परपेंडिकुलर टू दिस पोजीशन वेक्टर आर, ये एक्स वाई प्लेन में है और डीएल अपना किधर है? ये प्लस के कैप में है। ये किस डायरेक्शन में? के कैप में। और ये आर किधर है? एक्स वाई प्लेन में। शायद यहीं से समझ पा रहे हैं सभी बच्चे कि एक्स वाई प्लेन में जो भी लाइन है, इस ब्लैक बोर्ड पे मैं कोई भी लाइन खींच दूं और ये अपना के कैप है, ये के कैप है, तो के कैप हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगा। ये शायद सभी को समझ में आ गया, ये शायद सबको समझ में आ गया। तो फाइनली बायट-सैवर्ट्स यूज कर रहा हूं मैं, तो डीबी की वैल्यू लिखने जा रहा हूं। देखिएगा वो हो जाएगा म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। मैग्नीट्यूड यही लिखते हैं, म्यू नॉट आई डीएल, सॉरी ये डीएल है, म्यू नॉट आई डीएल साइन थीटा अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। बायट-सैवर्ट्स लॉ यही लिखते हैं, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज। तो अब यहां पे थीटा किसके किसके बीच में एंगल है? डीएल, डीएल वेक्टर और आर वेक्टर के, याद रखिएगा। तो यहां पे ये साइन थीटा क्या होगा? 1, क्योंकि डीएल वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू आर वेक्टर। याद है सभी बच्चों को? तो ये आपका 1 हो जाएगा। तो डीबी यहां पर क्या आएगा? म्यू नॉट आई डीएल अपॉन 4 पाई, और आर की जगह पे मैं लिख रहा हूं ये है अपना अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो इसको मैं लिख दूंगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। यहां तक सभी बच्चों को क्लियर होगा? नाउ व्हाट इज योर डीबी नेट? बी नेट क्या होगा? बी नेट होगा इस कंपोनेंट का इंटीग्रेशन, और वो होगा डीबी साइन थीटा का इंटीग्रेशन। कोई बच्चा बोल सकता है कि सर आपने 2 क्यों नहीं लिखा? आपने 2 क्यों नहीं लिखा? उसका रीजन अभी मैं बताता हूं क्यों नहीं लिखा मैंने। डीबी की वैल्यू पुट करो, आप मुझे बताओगे इसमें क्या इंटीग्रेट होगा? क्या साइन थीटा इंटीग्रेट होगा? आपने इलेक्ट्रो में भी किया था। एक कोण बनाएगा तो थीटा तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा हर डीएल के लिए, वो स्लैंट हाइट है, वो कोण बनाएगा तो थीटा ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। तो यहां केवल डीएल इंटीग्रेट होगा भाई। और अगर मैंने केवल 2 नहीं लिखा है, अगर मैंने 2 नहीं लिखा है तो मतलब मैं डीएल को इंटीग्रेट करके अगर मैंने 2 नहीं लिखा है तो मैं डीएल को इंटीग्रेट करके सीधे 2 पाई आर लिखूंगा। किसी बच्चे ने अगर यहां 2 लिख दिया है तो वो आधा इंटीग्रेट करेगा, मतलब केवल पाई आर, डीएल को फिर पाई आर लिखेगा। ये ध्यान रखिएगा नहीं तो गलती हो जाएगी, ठीक है। तो डीबी की वैल्यू हमारे पास है यहां पे म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और साइन थीटा इस ट्रायंगल से आप लिख सकते हो। साइन थीटा इस ट्रायंगल से क्या लिख सकते हो? इट इज आर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हमारे पास आ जाएगा इंटू आर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर,
और ये डीएल, और सभी को पता है कि ये चीज पूरी कांस्टेंट है, ये पूरा कांस्टेंट है आपका। इसको इंटीग्रेशन साइन के बाहर ले लोगे तो हमारे पास, और डीएल इंटीग्रेट होगा। शायद सबको क्लियर हो गया कि मैंने 2 क्यों नहीं लिखा। लो, एक भाई बता रहा है कि सर एक्स भी इंटीग्रेट होगा। बहुत अनोखे लोग हैं यहां पे, हद लेवल के अनोखे हैं। इतना महीना हो गया पढ़ते पढ़ते, लेकिन इस तरीके का विचार कैसे उत्पन्न हो रहा है, मतलब मैं सरप्राइज हूं। एक्स कैसे इंटीग्रेट करोगे यार, मतलब जहां पे एक्स वाई देख लोगे उसको इंटीग्रेट कर दोगे, आपके लिए वो हमेशा वेरिएबल है। अरे मेरे भाई, एक्स तो फिक्स डिस्टेंस है, जहां पे पी पॉइंट की डिस्टेंस है सेंटर ऑफ द रिंग से, ये कांस्टेंट है मेरे भाई। इसको आप इंटीग्रेट कहां करने चले हो? तो यहां से अपने पास क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई आर अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। और ये डीएल अब इंटीग्रेट होगा। शायद सभी बच्चों को क्लियर हो गया कि मैंने 2 क्यों नहीं लिखा था। अगर मैं 2 नहीं लिखा हूं, अगर मैं 2 नहीं लिखा हूं तो पूरा 2 पाई आर लिखूंगा। अगर मैं यहां 2 लिख चुका हूं, मतलब मैंने ये एक कंपोनेंट, 2 कंपोनेंट लिखा है, तो मैं आधे रिंग को इंटीग्रेट करूंगा। तो हमारे पास आ जाएगा म्यू नॉट आई आर अपॉन 4 पाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2, और डीएल इंटीग्रेट होगा तो 2 पाई आर आएगा। तो 2 पाई आर से अपना ये कैंसिल हुआ। फाइनली वी आर गेटिंग द रिजल्ट बी नेट, वो हमारे पास आता है म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। इस फॉर्मूले को जरूर याद रखना मेरे भाई, बाकी कुछ याद रहे चाहे ना रहे। ये नहीं याद होगा तो जेई मेंस के क्वेश्चन इसी फॉर्मूले पे डायरेक्ट आएंगे। कम से कम ये फॉर्मूला याद होगा तो जेई मेंस के क्वेश्चन तो कर लोगे। बाकी तो ये मैंने जो डेरिवेशन बताया है जस्ट फॉर योर अप्रोच, फॉर योर अप्रोच डेवलप के लिए बताया है। फील्ड का सेंटर क्या बता रहे हैं आप? साइन क्यूब थीटा, मैंने समझ नहीं पा रहा हूं क्या बता रहे हैं। फील्ड का सेंटर साइन क्यूब थीटा, मुझे नहीं समझ में आ रहा आप क्या बोलना चाह रहे हैं। तो यहां पर ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। इसको और शॉर्ट कर सकते हैं आपको हर चीज, मतलब क्या शॉर्ट करें इसमें बताओ, इसमें क्या शॉर्ट करना चाहोगे? अब कुछ शॉर्ट नहीं है, आप इसको ध्यान रखिएगा। एक्स जो है डिस्टेंस है जहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। कहां से डिस्टेंस है? रिंग के सेंटर से, ठीक है। और वो पॉइंट कहां पे लिया गया है? एक्सिस पे। अच्छा, आपने साइन क्यूब थीटा से याद रखा है। अच्छा अच्छा, समझ गया आपकी बात में। आपने मतलब इसको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर में ना करके इसको साइन में किया है। हाँ कर सकते हैं, हाँ हाँ ठीक है, बिल्कुल सही है, आप कर सकते हैं। आप, मैंने उसको एक्स और आर में दिया है, आपने उसको साइन थीटा में याद रखा है, कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। बट ये ध्यान रखिएगा कि एक्स और वाई में नहीं तो मामला गड़बड़ाएगा, क्योंकि इसकी जरूरत बहुत पड़ेगी। म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। और इसकी अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की थोड़ी सी आइडिया लो, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, ये रिंग है अपनी, मैंने बताया था तुम लोगों की ये हमेशा जो है क्लोज लूप बनाता है। जब मोमेंट पढ़ाया था तो याद है सभी बच्चों को कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होगी इसकी, वो हमेशा जो है, जैसे करंट आपने इधर से लिया है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर से निकल रही होगी, तो इधर से निकलेगी इसमें जाएगी, ऐसे ये रहा, है ना, ये रहा। यहां पे अगर देखना चाहोगे तो क्या होगा, ऐसा ऐसा। बाकी ये एक्सिस है,
तो इसी तरीके से क्लोज लूप बनता जाएगा, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और इसमें ऐसे आती जाएंगी, वो पूरा नहीं दिखाया गया है। तो ये मैग्नेट की तरह काम करेगा, ये अपना नॉर्थ पोल होगा और ये अपना साउथ पोल होगा, ये तो बता रखा है तुम लोगों को, है ना, ये इस तरीके से। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही, नेक्स्ट क्वेश्चन उठाऊंगा तो सॉल्व नहीं कर पाऊंगा। तो अब हमारा जो नेक्स्ट लास्ट टॉपिक है इस वाले चैप्टर का वो है अपना एम्पियर सर्किटल लॉ। तो एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ेंगे और कल कुछ और भी मूविंग चार्ज पे क्वेश्चंस करेंगे कि एक मूविंग चार्ज भी मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। तो यही बस लास्ट अपना है। उसके बाद आपका जो जेई मेंस एक्सक्लूसिव, इस चैप्टर के 2 पार्ट हैं, ये अभी हमने पढ़ा जिसमें जेई मेंस और एडवांस दोनों में है। नेक्स्ट जो अपना चैप्टर होगा इसी का मैग्नेटिज्म जिसको हम कह रहे हैं, वो एक्सक्लूसिवली अपना जो है केवल जेई मेंस का पार्ट है। ये तो मैग्नेटिक फील्ड में करंट कैरिंग एलिमेंट का आपने इफेक्ट देखा है ना, इफेक्ट ऑफ करंट कैरिंग एलिमेंट देखा। जो प्योर मैग्नेटिज्म है जिसमें हम बार मैग्नेट पढ़ेंगे, अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे, तो ये सब जो है आपका केवल जेई मेंस का पार्ट है। और क्वेश्चन उससे बहुत ज्यादा आता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा कलाकार हैं, वो वही क्वेश्चंस उन टॉपिक्स को ज्यादा पूछते हैं जो थ्योरेटिकल है और जो थोड़ा सा बोरिंग टाइप है, जो केवल फॉर्मूले बेस्ड है। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, ठीक है, लगभग निपटा देंगे। ठीक है, मतलब निपटा देंगे का मतलब ढंग से पढ़ेंगे, निपटाने का मतलब ये है कि कर देंगे, क्योंकि अब मैं इस वीक में मैग्नेटिज्म लगभग खत्म हो जाएगा, तो अपना अगस्त आने पे ईएमआई शुरू हो जाएगा। अब मैं एग्जैक्ट हार्ड एंड, देखिए भाई मैं कोई डेडलाइन आपको नहीं देख सकता, आप मेरा पढ़ाने का स्टाइल देख रहे हो, जो मेरे दिमाग में आता है वो आगे बढ़ता जाता है। ठीक है, तो आपके फायदे के लिए ही किया जाता है। क्वेश्चंस मेरे दिमाग में ज्यादा आते जाते हैं तो ज्यादा करा देता हूं। अरे भाई नाइट वाली क्लास को एक्सटेंड कर दें, मास्टर की भी गति को समझो। मास्टर 1:45 से पढ़ा रहा है, ठीक है, तो मास्टर 1:45 से पढ़ाता है, तो 9 बजे के बाद भी उसको खड़ा होने की मतलब ताकत भी होनी चाहिए ना भाई। आप तो मतलब चलो ठीक है, आप बोल रहे हो कि आप रात में भी पढ़ लोगे, उसकी आप टेंशन मत करिए, जो पढ़ रहे हैं उसको पहले सीखिए। क्या होता है, बच्चे जो है बस जो पढ़ रहे हैं उसको अपने हाथ में करते जाइए। ठीक है, जो पढ़ रहे हैं उसको आप हाथ में करते जाइए, उससे हर चैप्टर से 1-1, 2-2 क्वेश्चंस आने हैं, उसको आप अपना पकड़ मजबूत बनाइए, उसको करिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और आराम से रहिए, आराम से करिए। हाय तौबा मचाएंगे तो जो कर रहे हैं वो भी, उसमें भी आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। उसमें प्रैक्टिस करिए, ठीक है, उस पर प्रैक्टिस करिए। जितने चैप्टर्स होते जा रहे हैं उस पर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस के लिए आप बोलोगे कहां से करना है, प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बता चुका हूं कि आप जो है एटलीस्ट यहां पे एडवांस की चीजें चलती हैं। आप देखते हो हर इलिस्ट्रेशन से एडवांस लेवल का होता है, तो आप कम से कम जेई मेंस की चीजों को यहां से एडवांस तक की चीजें सीखने के बाद आप कम से कम जेई मेंस का पीवाईक्यूज करिए। इतना तो करिए आप लोग अपने लेवल पे, देखिए आपसे होंगे भी। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं, कल करते हैं।